आपने दो बॉडी को रब किया था अगेंस्ट ईच अदर, दैट इज कि आपने ग्लास रॉड को रब किया था विद सम मटेरियल, इन द सेम वे आपने प्लास्टिक रॉड को भी रब किया था विद सम अनदर मटेरियल। ठीक है, तो उस केस में आपने बोला था कि ग्लास रॉड बिकम्स चार्ज एज वेल एज प्लास्टिक रॉड ऑल्सो बिकम्स चार्ज। तो ये जो चार्ज बॉडीज हैं, ये आपने देखा है कि आफ्टर रबिंग दे गेट्स चार्ज। ये जो process है of charging and uncharged body just by rubbing, this process is called as charging by friction। इसी process को बच्चे हम charging by friction कहते हैं, charging by friction, charging by friction। कि जब भी आप दो बॉडी को रब करते हैं अगेंस्ट ईच अदर तो द टू बॉडीज गेट्स चार्ज। बेसिकली होता ही है कि जब आप दो बॉडी को रब करते हैं अगेंस्ट ईच अदर तो व्हाट हैपेंस कि इलेक्ट्रॉन्स जो दो बॉडी के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है ड्यू टू द रबिंग। जब आप दो रब करते हो तो आपको पता है कि आप अगर दोनों हाथ को रब करो अगेंस्ट ईच अदर तो आपके हैंड बिकम्स क्वाइट हॉट, थोड़े गर्म हो जाते हैं ना, इट बिकम्स वार्म जो भी कह लो। तो ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, दैट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन, and when it absorbs sufficient amount of energy it flows from one body to another body। क्लियर है? और इस प्रोसेस को हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं, जिसके आपको डिफरेंट एग्जांपल डेली लाइफ में भी दिखते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब भी कोम्ब करते हो अपने बालों में, कोम्ब ड्राई हेयर्स में कोम्ब करो और उसके नीचे बहुत छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर रख दो, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कोम्ब विल अट्रैक्ट दोज स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। उन स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को कोम्ब क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो भाई कोम्ब अगर उस पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है तो दिस कैन नॉट बी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली, क्योंकि वो पीसेस ऑफ पेपर तब अट्रैक्ट नहीं होंगे जब आप बालों से कोम्ब नहीं करो और बिना ऐसा किए हुए आप कोम्ब को पेपर के ऊपर रखो तो पेपर अट्रैक्ट नहीं होगा। बट जब आप कोम्ब करोगे अपने बालों में तब आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही आप पेपर के ऊपर रखोगे कोम्ब विल अट्रैक्ट दोस पीसेस ऑफ पेपर। इसका मतलब है इट कैन नॉट बी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज अगेन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेसिकली होता क्या है कि व्हेनेवर यू कोम्ब योर ड्राई हेयर तो योर कोम्ब गेट्स चार्ज्ड and that charge becomes responsible for the attraction of paper by the comb। अच्छा, वही अपने बालों को आप वेट कर लो, थोड़ा पानी वानी लगा लो और यही काम आप फिर से करो, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इस बारी भी कोम्ब विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट दोज स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने बालों को वेट कर लिया ना, वेट, तो आपका जो हेयर्स और कोम्ब के बीच का जो फ्रिक्शन है दैट विल रिड्यूस, और वो रिड्यूस हो जाएगा तो चार्जिंग की जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी, और जब चार्जिंग की इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो इस केस में comb will not be able to attract the pieces of paper। So this process of charging an uncharged body just by rubbing each other against one another, तो उसको हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? और ये भी हमें समझ में आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के केस में वन बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड अनदर बॉडी एक्सेप्ट्स दोज इलेक्ट्रॉन। जितना एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो in this process one body will become positively charged and another body will become negatively charged। The body which is losing electrons will become positively charged and the body which accepts or absorbs these electrons will become negatively charged। तो this ये सिंपल सा एक प्रोसेस है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा प्रोसेस जो और ये भी वैसा ही आसान सा प्रोसेस है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है बेटा, ये बिल्कुल फेमिलियर है आप इससे भी, ये कोई अजूबी चीज नहीं है, यू ऑल नो अबाउट इट। कि अगर मान लो दो चार्ज्ड बॉडी आप ले लें, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल, बट पोटेंशियल हमें इस चैप्टर के बाद पढ़ना है, तभी तो फिलहाल बस ऐसा मान लो कि कुछ होता है जिसकी वजह से चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देखो, ये मान लो एक बॉडी है, इसका चार्ज Q1 है और ये दूसरी बॉडी है, इसका चार्ज Q2 है, एंड लेट अस से कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 और दोनों बॉडी का साइज मैं सेम मान रहा हूं, आइडेंटिकल बॉडीज। ठीक है,
तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसमें से चार्ज फ्लो करेगा टू अनदर बॉडी विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिंग वायर। मतलब एक्चुअली में चार्ज एक में से फ्लो होगा दूसरे में थ्रू वाया दिस वायर विच इज कनेक्टिंग द टू बॉडीज। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। यहाँ पर एक्चुअली में चार्ज क्या हो रहा है? कंडक्ट हो रहा है। किसके थ्रू? इस वायर के थ्रू। तो ये जो प्रोसेस है ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी या चार्जिंग, या ये बॉडी अनचार्ज भी हो सकती थी दूसरी वाली, या चार्ज भी हो सकती है, बट द प्रोसेस इन विच चार्ज एक्चुअली फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन द टू बॉडीज आर कनेक्टेड बाय सम कंडक्टिंग वायर, दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है सर? ये सब लिखना तो नहीं है, बात समझ आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है सर, है ना? ना तो ये 12th में कोई पूछेगा, ना तो आपसे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में कोई पूछेगा। सिर्फ याद रखो छोटी छोटी बात। हाँ, एक चीज है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको समझने के लिए मैं ऐसे समझाता हूं। आपने कभी सुना है या आपको कभी आपके बड़े या आपके पेरेंट्स ने ऐसा बोला है, अच्छी संगत में बैठो या अच्छे दोस्त बनाओ? कभी ऐसा सुना है आपने अपने पेरेंट्स से? यस सर। सुना होगा हमेशा। ऐसे वो कभी ये नहीं कहेंगे कि जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उससे दोस्ती करो, वो कहेंगे जो बच्चा पढ़ रहा है बल्कि अच्छा पढ़ता है या मेहनती बच्चा है उससे दोस्ती करो। ऐसा इसलिए कहते हैं बेटा कि हमारे ऊपर ना, हमारे ऊपर, हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं या हम जिसके साथ दोस्ती करते हैं या जिसके साथ हम रहते हैं, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर। ठीक है, अगर हम बुरे के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर ना चाहते हुए भी गलत चीजें आएंगी, और अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छी चीजें आएंगी। इसका मतलब है कि आप किसके साथ रहते हैं उसका आप पे इन्फ्लुएंस होता है, संगति का असर होता है। ठीक है, बात समझ में? ये सिर्फ असर हो रहा है सर, वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी बुराई, अगर कोई मान लो कि एक बहुत बदमाश बच्चा है, अगर वो बहुत मतलब वो हमेशा मारपीट करता रहता है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे अंदर डाल रहा है, ऐसा नहीं करता वो। बट आप उसके साथ रह के, उसके इन्फ्लुएंस में रह के आपकी भी आदत वैसी ही हो जाती है जैसा उसकी। इसका मतलब है कि आप में जो ये बुराई आई वो उसने अपने अंदर से निकाल के आप में डाला नहीं है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट फ्रेंड ऑफ योर्स, जिसकी वजह से आपके अंदर भी ये प्रॉपर्टी आ गई। आई बात समझ में? तो एक्चुअली में उसमें से बुराई फ्लो करके आप तक नहीं आई, आप बस उसके इन्फ्लुएंस में रह के बुरे हो गए। तो ये जो प्रोसेस है, दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंडक्शन। इंडक्शन में एक्चुअली में एक बॉडी से कोई भी प्रॉपर्टी फ्लो करके दूसरे बॉडी में नहीं जाती, बस उस एक बॉडी के इन्फ्लुएंस में दूसरे बॉडी पे कुछ चेंजेस आते हैं। इस प्रोसेस को हम हर जगह इंडक्शन। क्या मतलब हुआ सर? अब इस बात को समझो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, या पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ऐसा कोई तो नहीं है ना कि कोई टैबलेट मैंने बना रखा है, इलेक्ट्रोस्टैट का टैबलेट अलग है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कैप्सूल अलग है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सिरप अलग है, और मैं अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैट्स बताना हो आपको तो वो मैं टैबलेट खिलवा दूं आपको और पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स आपके दिमाग में आ जाए। ऐसा तो नहीं हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको चीजें बता रहा हूं, समझा रहा हूं, और आप मेरे साथ बैठे हुए हो, और वो चीजें आप कुछ चीजें वो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। बट मैं आपको ऐसा ले जाके इलेक्ट्रोस्टैट्स आपके दिमाग में खोल के वो इलेक्ट्रोस्टैट उस दिमाग में नहीं फिट कर रहा। आई बात समझ में? तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। बस इन्फ्लुएंस की वजह से आप कुछ चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरे अंदर से इलेक्ट्रोस्टैट्स निकल के आपके अंदर नहीं चला, ठीक है? अगर मेरे अंदर से निकल के आपके अंदर चला जाता तो इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। बट अभी जो हो रहा है दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो अब इतनी बातें समझाने के बाद अब यहां पर समझिए चार्जिंग बाय इंडक्शन का क्या मतलब है। मान लो बेटा ये कोई बॉडी है, ठीक है,
और इस बॉडी को हमने कुछ इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है। वाई आई एम यूजिंग इंसुलेटेड स्टैंड, आई टेल यू। इंसुलेटेड स्टैंड पे है, इंसुलेटेड स्टैंड पे ये इसलिए है क्योंकि अगर मैं इस बॉडी को डायरेक्ट अर्थ पे रख दूंगा ना, तो अर्थ और ये बॉडी कांटेक्ट में आ जाएगी, तो अर्थ के अंदर चार्ज फ्लो कर सकता है या चार्ज फ्रॉम अर्थ बॉडी के अंदर फ्लो कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में रहे, दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट दिस बॉडी ऑन सम इंसुलेटेड स्टैंड। और मान लो कि दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, मान लो कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्जेस। क्लियर? अब एक दूसरी बॉडी है सर विच इज अनचार्ज, विच इज न्यूट्रल। इस बॉडी को हमने इसके पास लाके रख दिया, मतलब दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, बॉडी बी है इनिशियल चार्ज 0। इस बॉडी बी पे कोई चार्ज नहीं है इनिशियली, मैंने सिर्फ इसको बॉडी ए के पास लाके रख दिया विच इज पॉजिटिवली चार्ज। अब बेटा एक बात बताओ, बॉडी बी पे नेट चार्ज 0 है, बट मुझे एक बात समझाइए, बॉडी बी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं या नहीं है? सर अगर हम उनको पेयर में इंट्रोड्यूस करें तो है। हाँ ऑब्वियसली पेयर में। देखो वैसे भी एक बात क्लियर रखिए बेटा, किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं है। अनचार्ज्ड बॉडी का मतलब सिंपली इतना होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इक्वल है। ठीक है, तो अब बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी वाली बॉडी के अंदर नेट चार्ज 0 है, बट इसमें इंडिविजुअली पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है और नेगेटिव भी कर रहा है। तो होगा क्या कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, इसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे एट द लेफ्ट एंड, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाहिए। और इस बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी बी का पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू रिपल्शन ये दूर भागना चाहेगा। तो क्या हुआ, बॉडी पे जो ये सेकंड वाली बॉडी है उस पे चार्जेस सेपरेट हो गए, है ना। इस बॉडी पे चार्जेस क्या हुए, सेपरेट हो गए, एक तरफ निगेटिव चला गया और दूसरी तरफ पॉजिटिव चला गया। क्लियर? अब अगर मान लो कि इस सेकंड बॉडी को अगर मैं कुछ अर्थिंग कर दूं, अर्थिंग का वैसे तो कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ेंगे, बट आपको ये पता होगा कि अगर मान लो कि इसको मैं अर्थ के साथ कनेक्ट कर दूं, इसको हम अर्थिंग कहते हैं या ग्राउंडिंग कहते हैं, इसको अगर मैं अर्थ के साथ कनेक्ट कर दूं, तो जैसे ही मैं इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करूंगा, व्हाट हैपेंस, होता ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाता है, अर्थ में। अब बच्चा पूछता है सर पॉजिटिव चार्ज क्यों गया, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं गया? तो मैं उससे कहता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्शन लग रहा है, तो अगर रिपल्शन लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज जितना मैक्सिमम दूर हो सकता है वो उतना ज्यादा से ज्यादा दूर जाना चाहेगा ताकि उस पर रिपल्सिव फोर्स एक्ट नहीं करे। क्लियर हुई बात? बात समझ रहे हो आप मेरी? तो इसका मतलब कि कौन भागेगा ग्राउंड में, जाहिर है पॉजिटिव चार्ज भागेगा, बट नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में फ्लो नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय बॉडी ए। क्लियर हो गई बात? तो नेगेटिव चार्ज फ्लो नहीं करेगा बट पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। अब अगर आप सोचो कि इस दूसरी वाली बॉडी पे क्या बच जाएगा, तो इस दूसरी वाली बॉडी बी पे अब बिकॉज इट्स ऑल पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग इनटू द ग्राउंड, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ कैसा चार्ज बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज बच जाएगा या नहीं? अगर मैं इसको बॉडी ए के पास से हटा भी दूं तो अब ये कैसा हो गया, अब ये निगेटिवली चार्ज हो गया या नहीं हो गया बेटा? दिस बॉडी गेट्स निगेटिवली चार्ज। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये निगेटिव चार्ज कहीं बाहर से आया है इस बॉडी में, बॉडी बी में जो ये निगेटिव चार्जेस आए हैं बच्चे, क्या ये कहीं और से आया है या उसके अंदर ऑलरेडी था? तो ऑलरेडी था। ऑलरेडी था, वो कहीं से आया नहीं है, ये कहीं से कंडक्ट नहीं हुआ। देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज जस्ट बाय कीपिंग इट in the influence of body A. तो ये वाला जो methods of charging है, this method of charging is called as charging by induction. इसको हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ, इस मेथड ऑफ चार्जिंग को चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर हो गई बात? सर हर्षित भाई? सर ठीक है, तो दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आई होप आपको ये तीनों याद रहेंगे। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है अभी इस समय पे
हाँ सर, हाँ हर्षित बोलो, डाउट है बताओ। हाउ कैन पॉजिटिव चार्ज फ्लो, फ्लो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। तो ये बेटा कुछ समय, कुछ टाइम के बाद आपको समझ में आएगा व्हेन वी विल बी डीलिंग विद दिस प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज अर्थिंग। जब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, तो ये आपको ये चीज क्लियरली समझ में आएगी। अभी जस्ट ड्यू टू द लिमिटेड नॉलेज ऑफ आर्ट्स, आप बस इतना मान लो कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। एक्चुअली ना पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने का ये मतलब नहीं होता कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड में सिर्फ चार्ज जाता नहीं है, ग्राउंड से चार्ज आता भी है। ठीक है ना? तो ये एक डिस्कशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा जो अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो हर्षित अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज चले गए, पॉजिटिव चार्ज चले गए, ऐसा इमेजिन कर लो अभी फिलहाल के। ठीक है हर्षित? जब हम इसमें अर्थिंग पढ़ेंगे ना, अर्थिंग, तो मैं वहां पर समझाऊंगा आपको कि इट इज नॉट द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ भी सकता है या अर्थ से भी निगेटिव चार्ज आके उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है। यस यस यस, बिल्कुल यही मतलब हुआ हर्षित जो तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स हैज एंटर्ड द बॉडी फ्रॉम द अर्थ। और क्यों एंटर होगा, क्या रीजन है उसका, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द टॉपिक विच इज अर्थिंग, जो आगे आए। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। एंड नाउ आई वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन बेसिकली, सर if the body was kept near a positively charged body, then also will there be charging? सर if the body was kept, yes, यहाँ पर भी हमने सिर्फ बॉडी पे चार्ज रखा, हाँ, बट ये कह सकते हो कि अगर मैं इसको अर्थिंग नहीं करूं तो फिर बॉडी विल नॉट बी परमानेंटली चार्ज। मतलब आपका जो क्वेश्चन है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो शायद ये है कि अगर मान लो कि अगर सर मैं इसको अर्थ के साथ कनेक्ट नहीं करता, इफ आई वुड हैव जस्ट प्लेस्ड दिस बॉडी नियर द चार्ज बॉडी, मतलब ये न्यूट्रल बॉडी है जिसपे नेट चार्ज 0 है और इस पे चार्ज पॉजिटिव है, और मैं इसकी अर्थिंग नहीं करूं, मतलब इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं करूं, तो क्या होगा? तो चार्जेस विल सेपरेट विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट। बट ये तभी तक ये सेपरेटेड रहेंगे जब तक ये वाली पॉजिटिव वाली बॉडी इसके पास रखी हुई। द मोमेंट यू विल सेपरेट द टू बॉडीज, क्या होगा? इस बॉडी को अगर आप यहाँ से सेपरेट करके अलग कर दो, तो ये फिर से चार्जेस क्या करेंगे? फिर से चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है? तो मतलब ये वाला जो चीज है ना, जिसमें आपने देखा कि दो चार्जेस सेपरेटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी तक सेपरेटेड रहेंगे जब तक इट इज प्लेस्ड नियर द अनदर बॉडी। इस केस में भी अभी भी आप ये कह सकते हो कि सिर्फ चार्ज सेपरेट हुआ है, बट बॉडी, सेकेंड वाली बॉडी इज नॉट स्टिल चार्ज्ड। कंफ्यूज नहीं होना, ये अभी भी चार्ज नहीं है, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही तो प्रोटॉन है, जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज है। अभी भी नेट चार्ज 0 है, बट जस्ट क्या हुआ है? चार्जेस सेपरेट हुए हैं। तो इसका मतलब कि जस्ट हम किसी भी बॉडी को एक चार्ज बॉडी के पास लाके रख दें तो दूसरी बॉडी चार्ज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो आप? ये शेप, मतलब ये आपको अरेंजमेंट बन जाएगा चार्जेस का, बट अभी भी नेट चार्ज 0। चार्ज तो तब कहलाएगी ये बॉडीज जब आप इसमें से किसी एक चार्ज को ग्राउंड कर दें। ओके, एंड इफ वी कीप द बॉडी नियर अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, विल देयर बी इंडक्शन? यस। इसका दूसरा तरीका कि अगर मान लीजिए कि मैं एक नेगेटिव, whatever happens with the positive charge body, the same will happen in the negative charge body, just with a difference कि अगर मान लो कि ये आप न्यूट्रल बॉडी ले लो और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास एक न्यूट्रल बॉडी ला के रख दो, तो इसमें क्या होगा? इस केस में बस उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस इधर अपीयर हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस इधर अपीयर हो जाएंगे। ठीक है? अब इस केस में अगर आप ग्राउंडिंग करेंगे, इस केस में अर्थ के साथ इसको कनेक्ट करिए, तो इस केस में कौन सा चार्ज अर्थ में जाएगा? तो मुझे बता सकता है which charge will flow into the earth? Negative. Obviously. Good. इस बारी नेगेटिव चार्जेस, yes yes I am coming to that point अनुभव, just hold 1 second। तो इस बॉडी में से नेगेटिव चार्ज चले जाएंगे, तो दूसरी वाली बॉडी को अगर आप सेपरेट करोगे तो नाउ इट विल हैविंग पॉजिटिव चार्जेस, तो हम कहेंगे कि बॉडी विल गेट पॉजिटिवली चार्ज। तो सेम फिनोमेना होगा सर,
चाहे आप एक न्यूट्रल बॉडी को निगेटिवली चार्ज बॉडी के पास लाके रखें या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास लाके रखें, दोनों केस में इंडक्शन होता है। बॉडी कैसे चार्ज होगी, निगेटिवली चार्ज होगी या पॉजिटिवली चार्ज होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने न्यूट्रल बॉडी को किसके पास लाके रखा है। अगर आपने न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास लाके रखा है तो बॉडी विल गेट पॉजिटिवली चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास लाके रखा है तो बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब आते हैं एक और छोटा सा पॉइंट पे जो मैं पूछना चाह रहा था अनुभव, मैं वही पूछना चाह रहा हूं जो आपने मुझसे पूछा है कि अगर कोई एक चार्ज्ड बॉडी है, ये एक चार्ज्ड बॉडी है, लेट्स से इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये दूसरी बॉडी है जो अनचार्ज्ड, इस पे नेट चार्ज 0 है, क्या ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी? कैन दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी? टेल मी yes or no. Yes. Yes, very good. Yes, of course it will attract the negatively charged body, and I'll give you the real life example also. देखो होगा क्या कि इस पे नेगेटिव चार्ज इधर अपीयर होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज इधर अपीयर होगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है और इसको रिपेल कर रहा है। मतलब इस दूसरी वाली बॉडी पे देखो, एक बात समझना, इस दूसरी वाली बॉडी पे अट्रैक्शन का फोर्स भी लग रहा है और रिपल्शन का भी लग रहा है। और हम अभी कूलम्स लॉ में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज होता है। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ना दो बॉडी के बीच में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कम डिस्टेंस पर है और ये ज्यादा डिस्टेंस पर है, मतलब इसको कह लो आर नेगेटिव या आर पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कह सकता हूं कि अट्रैक्शन का फोर्स विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ रिपल्शन का फोर्स। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली इस बॉडी पे एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा एंड दिस बॉडी विल बी अट्रैक्टेड। ठीक है, इसका मतलब कि यस, अ चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी। एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। क्लियर हो गई बात? अब इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं आपको। मैंने अभी आपसे बोला था कि दैट मींस दे विल कोलाइड। कोलिजन इज अ डिफरेंट थिंग, यस ऑफ कोर्स दे कैन कोलाइड। अगर फोर्स इतना ज्यादा है सच दैट के दोनों एक दूसरे के पास मूव करके आ जाए तो यस ऑफ कोर्स दे विल कोलाइड, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी हर्षित। ठीक है, यस कोलाइड हो सकते हैं, देयर इज नो इश्यू अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा अब एक बात कहता हूं, मैं एक रियल एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूं जो आप सुने। मैंने अभी आपसे बोला था कि when you comb your dry hair, comb gets charged and it attracts pieces of paper. comb तो चार्ज हो गया, बट वो जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े आपने रखे पीसेस ऑफ पेपर, वो चार्ज है या अनचार्ज है? Uncharged. तो फिर अट्रैक्शन कैसे हुआ? हाउ डिड comb attract that pieces of paper? Because charge was induced in the paper. Yes, due to the induction. Very good. क्या कह रहे हो? नहीं सर, मतलब that positive charge can also induce a negative charge. क्या बोलना चाह रहे हो? एक मिनट, यस, इंडक्शन की वजह से अट्रैक्शन होता है। अभी एक क्वेश्चन में देख लेता हूँ हर्षित साहब का। नहीं सर, मतलब that positive charge can also induce a negative charge on the already charged body. नहीं, जो बॉडी ऑलरेडी चार्ज है उस पर दूसरी बॉडी चार्ज इंड्यूस नहीं करती है। न्यूट्रल बॉडी कैन नॉट इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस में बेसिकली कोई ऐसा नहीं हुआ। देखो, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का ऐसा मतलब समझो हर्षित, इफ अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब है कि हम यही मानेंगे कि भाई उस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा समझिए। हमारे लिए तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें कोई नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। ठीक है हर्षित, इंडक्शन में चार्ज कहीं से आ नहीं गया। इंडक्शन में चार्ज क्या हुआ, सिर्फ इंड्यूस हुआ का मतलब अगर एक बॉडी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस हैं तो दीज चार्जेस जस्ट सेपरेट देमसेल्व्स, बस इतना ही हुआ है। बट अगर मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि कोई बॉडी ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं है, और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इसलिए वहां पर इंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, इंडक्शन हो सकता है न्यूट्रल बॉडी के। ओके, so this was all the discussions related to these all things, जिसको हमने कहा कि different way of charging an uncharged body, charging by friction, charging by conduction, charging by induction। अब इन तीनों में से कोई से भी मेथड से आप एक
अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बेसिक डिस्कशन हो गई हमारी। नाउ वी मूव टू अ न्यू टॉपिक। अब यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल भी शुरू हो जाएंगे और हमारा वेक्टर वेक्टर सब इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से मजा आएगा। तो लिखिए टॉपिक का नाम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ या कूलम्स लॉ। ठीक है, अब देखिए सर, कूलम्स लॉ सिंपली हमें ये पता है कि व्हेनेवर द टू लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड दे रिपेल ईच अदर, और जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो वेदर देयर बी रिपल्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस और वेदर देयर विल बी अ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस, तो सर दोनों केस में एक बात तो ऑब्वियस है कि रिपल्शन में भी रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा बिटवीन द टू चार्जेस और अट्रैक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा बिटवीन द टू चार्जेस। तो कूलम्स लॉ बेसिकली gives you the formula to calculate the force between the two charged bodies. अब इसमें बहुत अच्छे से कुछ बातों को समझिएगा। सबसे पहली बात, बिफोर आई डिफाइन कूलम्स लॉ, सबसे पहली बात समझिएगा कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द पॉइंट साइज चार्जेस या पॉइंट चार्जेस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। इसकी लिमिटेशन क्या है कि कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इज पॉइंट चार्ज। याद रखो, पॉइंट चार्ज का ये मतलब नहीं होता कि अ चार्ज व्हिच हैज अ डायमेंशन एग्जैक्टली इक्वल टू अ पॉइंट। पॉइंट चार्ज का ये मतलब नहीं है। पॉइंट चार्ज का मतलब है बेटा कि इफ यू हैव टू बॉडीज, अगर दो बॉडीज हैं आपकी और दोनों बॉडीज चार्ज्ड हैं और दोनों बॉडी को आपने बहुत लार्ज सेपरेशन पे रख दिया है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक बॉडी है, इसका अपना कुछ साइज है, ये पॉइंट के बराबर नहीं, और ये दूसरी बॉडी है और इन दोनों को मैंने इतने सेपरेशन पे रख दिया। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज। तो क्या मैं इस केस में कह सकता हूं बेटा कि ये जो बॉडी के बीच का सेपरेशन है और ये जो बॉडी का साइज है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो कैन आई क्लेम दैट the size of the body is negligible in comparison to its separation? Tell me yes or no. यस। Yes, sir. ऐसा मैं कह सकता हूं। तो जब ऐसा होगा तो मैं उस केस में इन दोनों बॉडीज को वी विल ट्रीट एज टू पॉइंट और टू पॉइंट चार्जेस। उस केस में हम इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करें। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज अगर हम ट्रीट कर लें तो इसका, अब ये समझिएगा इस बात कि कूलम्स लॉ की ये लिमिटेशन है सर, इट कैन ओनली बी एप्लीकेबल टू द पॉइंट चार्जेस। मतलब आप ये तभी अप्लाई कर सकते हो जब दो चार्ज्ड बॉडी का साइज, उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में साइज नेग्लिजिबल, देन कूलम्स लॉ इज वैलिड। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल डायरेक्टली नहीं होगा, फिर तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर टू पॉइंट चार्जेस और चार्ज्ड बॉडीज जिसको हम पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। मान लीजिए इसका चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, लेट दैट सेपरेशन बी r। स्मॉल r इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। तो या तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे प्रोवाइडेड कि दोनों अगर लाइक चार्जेस हैं, और या अट्रैक्ट करेंगे प्रोवाइडेड अगर दोनों अनलाइक हैं। तो कूलम्स लॉ सिंपली सेज दैट दिस फोर्स is directly proportional to the magnitude of product of magnitude of charges। यहाँ पर जो ये मॉड लगाया है, this stands for magnitude। इसका मतलब आपको सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना है। अगर निगेटिव है तो साइन यूज नहीं करना, you just have to write the magnitude। क्यों? बिकॉज ये जो अभी कूलम्स लॉ हम पढ़ रहे हैं ये स्केलर फॉर्म पढ़ रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग द स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, उसके बाद हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कूलम्स लॉ ये भी सर मतलब टू बॉडीज विद फाइनाइट डायमेंशंस आर सेपरेटली 10 सेंटीमीटर, तब कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। अब मतलब कह सकते हो हर्षित, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये जो कूलम्स लॉ है वो ये कहता है कि ये जो फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। एंड सर ये तो रिलेटिव हो गया फिर चीजों के लिए। सर हर्षित सर एवरीथिंग इज रिलेटिव है ना, अपने आप में हर चीज की रिलेटिव है बेटे।
और ये कोई नई बात मैंने आपको नहीं बताया, अगर आप याद करें तो आपने जब काइनेमेटिक्स पढ़ा था मोशन, अगर आपने लास्ट 11th में पढ़ा होगा, तो काइनेमेटिक्स में भी आप याद करिए कि शुरू में आपने पढ़ा होगा पार्टिकल्स, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। रोटेशन में जाके आपने तब पढ़ा होगा रिजिड बॉडी, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में भी पार्टिकल का कॉन्सेप्ट आता है और वहां पर भी यही मतलब होता है। मतलब अगर कोई एक कार है, कार इफ इट ट्रेवल्स 1000 किलोमीटर, तो उस 1000 किलोमीटर के कंपैरिजन में कार का जो साइज है वो नेग्लिजिबल है। तो कार कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट पार्टिकल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस दैट इट हैज ट्रैवल्ड, ठीक है। तो बेटा ये रिलेटिव चीजें हर जगह है, क्लियर। अब देखिए f is inversely proportional to r square where r is the separation between the two charges। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि f is proportional to mod of q1 mod of q2 divided by r square। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि f is equal to some constant mod of q1। ये मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि बुक्स में लिखा होता है, बट मैं हर बार मॉड नहीं लगाऊंगा। आपको पता है कि मॉड का क्या मतलब है, कि अगर हम स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ लिख रहे हैं तो हमें चार्ज का नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना। तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दिस इज नोन एज कूलम्स लॉ। अब यहाँ पर है सर व्हाट इज दिस k? सर कैन यू प्लीज राइट डाउन द स्टेटमेंट आल्सो। यशवर्धन इसका स्टेटमेंट लिखोगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ। वेट अ मिनट, ये पहले नोट करो, इस पे और भी कुछ बातें करनी है। इसमें आप सिंपली कह सकते हो कि कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट it states that क्या कह रहा था मैं, it states that electrostatic force between two charge is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between, ये BW का मतलब between, ठीक है। आप इसको लिखिए, तब तक लेट मी चेक क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर हर्षित। नॉट एप्लीकेबल मतलब लॉ विल नॉट गिव द एग्जैक्ट वैल्यू ना, तो कोई दूसरे तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल ही सकते होंगे बेटे। हाँ, सब कुछ एक ही बार में नहीं पढ़ लेंगे ना हर्षित। मैंने अभी बोला कि देन इन दैट केस दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड। उस केस में मैंने अभी चीज यूज की है कि इन दैट केस वी विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, राइट हर्षित। हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली वहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सर इज चार्ज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी बच्चे, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आप ये कह सकते हो कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी, तो मॉड क्यों भाई? मॉड का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि वो वेक्टर के साथ ही यूज होगा। मॉड का बेसिक मतलब होता है, मॉड्यूलस इज बेसिकली अ मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। अगर मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव होगी तब भी वो पॉजिटिव होगी। इसका क्या मतलब सर, क्या बोले समझ नहीं आया भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ -5 लगा दो तो इसका मतलब होगा 5। अगर किसी भी चीज के साथ मॉड लगा दिया जाए इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। हो गया बच्चे, यहां तक हो गया? अगर आपने नोट कर लिया हो तो बताएं। डन सर। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए सर कि सिंपल, अब तो ये हो गया कि फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज दिस k, अब इसी पे हमें बात करनी है अभी थोड़ी और। k इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट।
के को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, बट अभी तो फिलहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ही समझें इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब इस पे हम बात करेंगे, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, क्या नहीं होती है, अब इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप देखो, ये जो सर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है विच इज के, इट इज अ कांस्टेंट बट इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। आप लोगों को शायद याद हो कि कांस्टेंट आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो ऐसा कांस्टेंट जिसको हम यूनिवर्सल कहते हैं, और एक ऐसा कांस्टेंट जो यूनिवर्सल नहीं कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, और कैपिटल आर जो गैस कांस्टेंट, आर मतलब रेजिस्टेंस नहीं, आर मतलब गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 होती है, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, इसकी वैल्यू सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करती, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, चाहे मीडियम कोई सा भी हो, चार्ज कहीं भी रख, सॉरी बॉडी कहीं भी रखी हो, गैस कहीं भी रखा हो, ये हमेशा इसकी वैल्यू सेम होगी। तो ऐसे कांस्टेंट को अपन यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। अब ऐसे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फॉर अ गिवन सिचुएशन तो सेम रहती है, बट अगर हम सिचुएशन चेंज कर दें तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। क्या मतलब सर, एग्जांपल मैं बताता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपने पढ़ा होगा सर कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप याद करिए तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। इसका मतलब आइदर यू टेक वाटर फ्रॉम रिवर, और यू टेक वाटर फ्रॉम सी, और यू टेक वाटर फ्रॉम टैप, सारे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होगा। बट अगर आप गिलास ले लो, गिलास, गिलास शीशा कांच, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। इसका मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर पानी का, कहीं भी कभी पानी हो, 1.3। लेकिन जैसे ही मैंने मीडियम चेंज कर दिया, वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ग्लास, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो गया, 1.33 था तो क्या हो गया 1.5 हो गया। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट तो है, बट इसकी वैल्यू हर मीडियम के लिए सेम नहीं होती। तो ऐसे को हम यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं कहते, सिंपली कांस्टेंट कहते। वैसे ही बेटा ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू हर मीडियम के साथ चेंज होती है। क्लियर हो गई बात, इसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मीडियम, है ना। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। क्लियर, मीडियम टू मीडियम इसकी वैल्यू अलग होती है। अब दूसरी बात सुनो, अच्छा K की वैल्यू इस बात पे भी डिपेंड करती है कि इन विच क्वांटिटी यू आर मेजरिंग द अदर क्वांटिटीज, मतलब इन विच यूनिट यू आर मेजरिंग द अदर क्वांटिटीज, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, मैं लिख देता हूं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। भाई आपने SI यूनिट में मेजर किया है या आपने CGS में यूनिट में क्वांटिटीज को मेजर किया है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर मीडियम में सेम रखो बट यूनिट ऑफ मेजरमेंट को SI नहीं लेके CGS ले लूं तो भी K की वैल्यू बदल जाए। तो K कांस्टेंट है प्रोवाइडेड कि ना तो आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट को चेंज करें, ना तो आप मीडियम को चेंज करें। अगर आप दूसरे मीडियम में चले जाएंगे तो दूसरे मीडियम में K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इस K को मैथमेटिकली बोला जाता है कि दिस K फर्दर रिटन एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट जो मैं लिख रहा हूं उसका मतलब मैं समझाऊंगा। K को फर्दर हम क्या लिखते हैं बेटा, K की जो वैल्यू है वो हम लिखते हैं 1/4 पाई। 4 पाई तो आपको समझ में आ रहा है ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी, ये अपने आप में फिर से एक कांस्टेंट है। मतलब K की वैल्यू एक दूसरे कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट अगर लग जाए तो इसका मतलब होगा परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, ठीक है। अगर यही K को हम ऐसे लिख देते 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यहां पर एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ एनी जनरल मीडियम।
permittivity of any medium other than air. परमिटिविटी क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे, बट अभी फिलहाल एक पॉइंट समझ लें आप कि अगर कोई भी दूसरा मीडियम है अदर देन एयर तो उसकी परमिटिविटी को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। और अगर वो परमिटिविटी एयर का है या फ्री स्पेस का है, फ्री स्पेस कह लो, वैक्यूम कह लो या एयर कह लो, एक ही बात, तो उसके परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। अब ये परमिटिविटी क्या है, वी विल डिफाइन इट इन अ मिनट, बट पहले तो ये समझ लें कि के की वैल्यू को फर्दर हम इस पर डिपेंड करता है, विच इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। मतलब ये परमिटिविटी प्योरली मीडियम की प्रॉपर्टी है। मीडियम चेंज होगा तो ये परमिटिविटी चेंज हो जाती है, और इसके कारण आपका जो के है वो चेंज हो जाता है। मतलब के चेंजेस मीडियम टू मीडियम ड्यू टू द चेंज ऑफ दिस क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज परमिटिविटी। तो के की वैल्यू अगर एयर है तो के की वैल्यू आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई दूसरा मीडियम है तो उसके लिए आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है भाई, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। अभी इसकी वैल्यू पे आते हैं। डन सर। डन बच्चों? यस Done, सर। sir. ठीक है, मूविंग ऑन। तो आप देखो, फॉर एयर इन एसआई यूनिट, इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर। तो सर अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो, सर आई एम नॉट ऑडिबल। यस हर्षित, यू आर ऑडिबल, बट आपकी जो आवाज है वो बहुत कम आ रही है, मतलब ज्यादा उसकी इंटेंसिटी नहीं है, आपके साउंड की इंटेंसिटी थोड़ी बहुत कम है। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8 पॉइंट, इसकी वैल्यू ये होती है। बट कब? अगर मीडियम आपका एयर है और आप सारी क्वांटिटी को एसआई यूनिट में मेजर कर रहे हो तब, ठीक है। और ये क्यू स्क्वायर नहीं बल्कि कूलम स्क्वायर लिख देना चाहिए इसको, ये इसकी वैल्यू, ठीक है। तो सर बाकी मीडियम का क्या करेंगे? अगर कोई भी मीडियम होगा तो उसकी परमिटिविटी बताई जाएगी आपको। एयर के लिए आपको परमिटिविटी याद रखना है। अगर मैं इस वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू ये रख दूं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, तो इसकी एक बहुत प्यारी सी वैल्यू आ जाती है, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। के की जो वैल्यू आती है दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। बट कब? ओनली फॉर एयर। कब? सिर्फ और सिर्फ एयर में। और कब? जब ऑल द अदर क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन एसआई यूनिट। जब आपकी सारी जो भी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो एसआई यूनिट में आप मेजर कर रहे हैं, और आपका मीडियम एयर हो, एयर कह लो या वैक्यूम कह लो या फ्री स्पेस कह लो, एक ही बात है। तो उस केस में के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ तक नोट करिए। इसका मतलब कूलम्स लॉ को बच्चे हम एयर के लिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर लिख सकते हैं। नोट कर लेना तो बता देना। डन सर। ओके, आई होप एवरीबॉडी हैज ऑलरेडी नोटेड दिस। तो मैं इसको आगे बढ़ता हूँ फिर इससे। अब देखो, इससे पहले कि मैं कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस कराऊं आपको, ये क्वेश्चंस हम करें, उससे पहले सर मैं परमिटिविटी को डिफाइन कर देता हूँ, और एक और टर्म मैं डिफाइन कर देता हूँ जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी।
ताकि आपके ये कंफ्यूजन न रह जाए कि अब ये परमिटिविटी क्या चीज है। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे स्केलर फॉर्म पे, और उसके बाद फिर वेक्टर फॉर्म पे हम कूलम्स लॉ को फिर से देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अब हम एक चीज डिफाइन करेंगे विच इज कॉल्ड एज परमिटिविटी। पहले तो बेसिक मतलब समझे हम परमिटिविटी का क्या मतलब। तो बच्चे, मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप मीडियम चेंज करें तो आपके के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मीडियम की वो प्रॉपर्टी by virtue of which the value of k changes medium to medium, that property of medium is called as permittivity. इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं? परमिटिविटी। क्लियर है? जैसे इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा कि अगर आप देखो कि मैं आपको इस बात को थोड़ा सा टेंथ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप एयर ले लो और ये मान लो वाटर है, आप इस पे लाइट इंसिडेंट कराओ ऐसे 30 डिग्री के एंगल पे, तो ये लाइट बेंड करेगी, कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। इसी तरह से आप मान लो ये एयर है और आप इस पे फिर से लाइट इंसिडेंट कराओ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये मान लो दूसरा मीडियम गिलास है, फिर से ये लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसमें भी कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। मुझे एक बात बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दोनों में सेम है बेटे। यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 30, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 30, बट दोनों केस में क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होता है? नो सर। नो सर। जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमारा सेम है, स्टिल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नॉट सेम। तो हम कहते हैं ऐसा क्यों नहीं होता? तो हम कहते हैं ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज वाटर और गिलास की एक क्वांटिटी है जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और ये दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर की और गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है, इसलिए दोनों में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होता है। द सेम इज द परमिटिविटी। कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्यों चेंज हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम व्हिच इज कॉल्ड एज परमिटिविटी। इन द सेम वे मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई मीडियम टू मीडियम के की वैल्यू क्यों चेंज हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम व्हिच डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ के इन दैट मीडियम। और इन अदर वर्ड्स मैं ये भी कह सकता हूं बेटा कि अगर मैंने ये एक चार्ज ले लिया, इस बात को और थोड़ा एलैबोरेट करते हैं कि एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R। इसी दोनों चार्ज को फिर से मैंने कंसीडर किया Q1 और Q2, इन दोनों का सेपरेशन फिर से R। ये इस बारी हमने मान लो कि एयर में ले लिया ये दोनों चार्जेस, वही चार्ज, और इस बारी हमने वाटर में ले लिया, उन्हीं दोनों चार्जेस को हमने फिर से कंसीडर किया, एक बार एयर में एक बार वाटर में, वही चार्जेस वही डिस्टेंस, बट यहां पर अगर आप फोर्स लोगे और यहां पर अगर आप फोर्स देखोगे तो ये फोर्सेस इक्वल नहीं होंगे, जबकि चार्जेस वही है, डिस्टेंस भी वही है, स्टिल द फोर्सेस आर नॉट सेम। क्यों? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, and that property which determines the force between the two charges in that medium is called as permittivity. ये permittivity ही वो property है जो change हो जाती है medium to medium, और इसी वजह से due to this the force between the two charges becomes different in different medium. ठीक है? तो क्या लिखोगे आप permittivity में? लिख लो permittivity is defined as property of medium which determines force between two charges in a medium. ठीक है? दिस इज मेंट बाय परमिटिविटी। ठीक है, आप लोग नोट करें जब तक मैं ये क्वेश्चन देख लूं हर्षी साहब का। सर चेंज इज ड्यू टू द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डेंसिटी। नहीं, इसका कोई लेना देना डेंसिटी से नहीं है, इसका कोई लेना देना पार्टिकल से नहीं है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है। ठीक है, इसका मतलब ये मीडियम की प्रॉपर्टी है जिसका हमें सेंस नहीं पता। देखो मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में कहा था ना, प्रॉपर्टी जहां पर हमें लॉजिक नहीं पता होता वहां पर हम सिंपली कह देते भाई ये प्रॉपर्टी है भाई इसकी। ठीक है, जैसे हमें लॉजिक नहीं है, हमें लॉजिक नहीं पता कि चार्जेस दो ही टाइप के क्यों हैं, तीसरे टाइप के क्यों नहीं है, भाई हैं तो हैं, तो हमें लॉजिक नहीं पता, तो इसलिए हम कह देंगे कि वो प्रॉपर्टी है। उसी तरह से ये भी प्रॉपर्टी है सर, समझ रहे हैं आप हर्षी साहब?
ये सबने नोट कर लिया परमिटिविटी। एक और चीज मैं डिफाइन करूंगा, अब परमिटिविटी नोट करें, एक और टर्म हम डिफाइन कर लें, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। सर व्हाट इज द range of Coulomb's law, like will it be applicable for every large distances? For a very large distance का मतलब अगर बहुत large कर दिया तब भी Coulomb's law applicable है, बट उस केस में अगर distance is tending to infinity तो force becomes zero, क्योंकि force का फॉर्मूला है बेटे k q। Coulomb's law applicable, Coulomb's law applicable है, बट अगर r tends to infinity तो anything divided by infinity will become zero, तो वहां पर force ही zero हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें ऐसा कोई रेंज डिफाइन नहीं है, ठीक है। कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है फॉर डिस्टेंसेस, फॉर लार्ज डिस्टेंसेस आल्सो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है बहुत लार्ज कर दोगे तो भी कूलम्स, मतलब बहुत लार्ज का सेंस क्या होता है कि इतना लार्ज सच दैट कि वो बहुत ज्यादा हो जाए, टेंड्स टू इंफिनिटी, रिलेटिवली वो इनफाइनाइट हो जाए। जैसे अगर मान लो कि दो मैग्नेट के बीच का फोर्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक एक्ट करता है, बट अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दोगे तो वो फोर्स एक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। जबकि फॉर्मूला एप्लीकेबल है बट वो फोर्स जीरो हो जाता है, बिकॉज वो रिलेटिवली वो डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, तो उस केस में फोर्स हम जीरो कहते हैं। सर so why did we not say that k is property of medium? Why do we have to define permittivity for that medium? Because yes, k is basically electrostatic constant, इसको हमने कांस्टेंट कहा, बट दिस कांस्टेंट वेरीज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, ठीक है। के की वैल्यू जो है ना वो मीडियम टू मीडियम वेरी करती है, तो अगर ये मीडियम टू मीडियम वेरी कर रही है तो इसको वेरी कराने के लिए फर्दर और कोई रिस्पॉन्सिबल है या सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल है? तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि के को वेरी कराने के लिए फर्दर और भी क्वांटिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वैसे तो एक बात समझो कि इस तरह के जो कांस्टेंट होते हैं उसकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। इस के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड करी जाती है, ठीक। और एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड करने पर हमें ये समझ में आता है कि अगर हम सिर्फ के की वैल्यू निकालें तो के की वैल्यू, एक तो चीज होती है डायमेंशनल भी, वो दोनों तरफ फोर्स अगर मैं लिख रहा हूँ के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो डायमेंशनली भी ये वैल्यूज जो है वो सेम आनी चाहिए दोनों साइड पे, इसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी भी आनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ के पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि के की जब वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली ड्राइव करते हैं तो के ही एक फैक्टर नहीं है मीडियम में जो चेंज होता है। के बेसिकली ये पूरे प्रोडक्ट का नाम है, 1/4πε0 इस पूरे टर्म का नाम के, ठीक है, जिसमें ये टर्म है जो चेंज हो रहा है। अगर सिर्फ ये एप्सिलॉन नॉट रहता तो फिर मैं कह देता कि ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, बट इसमें एक और टर्म मल्टीप्लाई होगा तब जाके ये के बनेगा, तो इसलिए इस पूरा फैक्टर का नाम के है, ठीक है। और उस फैक्टर में सिर्फ ये वाला जो टर्म है वो परमिटिविटी, और ये तो वैसे ही कांस्टेंट रहेगा। नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर से दोबारा पूछो, फिर से अपन कोशिश करते हैं समझने की। यशवर्धन सर आ गया समझ में। नहीं आया तो मैं फिर से बकूंगा। देखो के अपने आप में सिर्फ एक सिंगल टर्म, जैसे अगर मैं कहता के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, तो मैं कह देता भाई जो के है वही एप्सिलॉन नॉट है, तो मैं के डिफाइन करूं या परमिटिविटी एक ही बात है। बट के एक्चुअली में यही नहीं, के हमने जो फाइंड किया एक्सपेरिमेंटली वो हमें दिखा कि 4π को मीडियम की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म पूरा अपने आप में कांस्टेंट आएगा जिसको हम के कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम ये तो के में 4π भी आ गया ना, तो अगर हम ये कह दें कि के वो प्रॉपर्टी है जो डिटरमाइन कर रही है तब तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि के में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट तो है नहीं, 4π भी है, तो इसका मतलब 4π भी चेंज होने लगा क्या मीडियम टू मीडियम? नहीं, तो इसका मतलब है कि कौन सा टर्म चेंज हो रहा है? सिर्फ ये वाला। इसीलिए हम एप्सिलॉन नॉट को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं फॉर द फोर्स, नॉट द के। आई होप शायद आपको मेरी बात समझ आ गई। तो सर ये तो हो गया परमिटिविटी। अब इसी में एक और डेफिनेशन which is called as relative permittivity. This is called as relative permittivity. अब relative permittivity का मतलब क्या है सर? वैसे भी आपको पता होगा फिजिक्स में रिलेटिव वर्ड का सिंपल सा एक मतलब है, रिलेटिव का मतलब विथ रिस्पेक्ट, ठीक है। अब रिलेटिव
परमिटिविटी को समझने के लिए मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ और फिर वहीं से मैं बात को समझाऊंगा आपको। तो देखिए, ये मान लीजिए कि ये दो चार्जेस हैं और ये दो चार्जेस है, एक Q1 है और दूसरा Q2 है और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r। और दूसरा फिर से हम दूसरा चार्ज कंसीडर कर लेंगे, अगेन Q1 और ये Q2 अगेन सेपरेटेड बाय r। फिर से वही बातें कर रहा हूँ, मान लो ये वाला एयर है और ये कोई भी जनरल मीडियम है, कोई सा भी मीडियम है, हमें नहीं पता कौन सा मीडियम है, कोई भी जनरल मीडियम, ठीक है। तो बेटे एयर में अगर इन दोनों का फोर्स लिखूं मैं, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और मीडियम में अगर मैं फोर्स लिखूं तो मीडियम में मुझे एप्सिलॉन नॉट तो नहीं लिख सकता, तो मैं लिखूंगा 4πε Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/4πε0 r स्क्वायर Q1 Q2 इंटू 4πε r स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2, ऐसे लिख सकते हो आप। तो यहां से Q1 Q2 कैंसिल्स आउट, 4πr स्क्वायर कैंसिल्स आउट, तो ये आ जाएगा FA अपॉन FM, दैट इज फोर्स इन एयर बिटवीन द टू चार्जेस upon force in medium between the same two charges at the same distance is equal to epsilon upon epsilon naught, that is permittivity of the medium upon permittivity of air। और इसी रेशियो को हम relative permittivity कहते हैं, this is called as relative permittivity। relative permittivity का एक जनरल मतलब अगर मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि relative permittivity को आप या तो डिफाइन कर सकते हो as the ratio of force between the two charges in air to the ratio of force between the same two charges at the same distance in another medium। या फिर आप ये कह सकते हो relative permittivity is the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of air, ठीक है। It is called as relative permittivity। अब इसका छोटा सा यूज समझेंगे हम, पहले इसको नोट कर लें। हो गया बच्चों? yes sir, If anyone wants to write the definition for relative permittivity तो वो ऐसे लिखेगा, ऐसे लिख लेना आप अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस in air to the force between same two charges kept at same separation in a medium is known as relative permittivity। ठीक है, इसी को अपन रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ये रेशियो है बेसिकली, या तो आप इसको फोर्स के टर्म्स में इस रेशियो को डिफाइन कर सकते हो, या आप इस रेशियो को डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ द टू मीडियम्स।
Done. अनुभव, मानस, मनस्विन, शिवान, हो गया? Done, sir. ओके, Done, sir. वेरी गुड। तो दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसका बेसिक सा एक यूज समझते हैं सर। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ, देखो आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम दो तरह से दिया जा सकता है। या तो आपको परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दे दिया जाए, या आपको इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दे विल प्रोवाइड यू द रिलेटिव परमिटिविटी। क्या मतलब सर? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज 40, तो क्या हम उस मीडियम की परमिटिविटी फाइंड कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे? तो देखो सर, हमें पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। मतलब एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाइड बाय 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12। अभी जो भी आ जाए, दिस इज योर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर? इसका मतलब सर, अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है, तो परमिटिविटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यू विल जस्ट मल्टीप्लाई दैट रिलेटिव परमिटिविटी विद द परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है? अच्छा, इसी बात में ऐसे भी कहा जा सकता है कि अगर मान लो फोर्स इन एयर बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल टू मान लो 100 न्यूटन, लेट्स से। और मान लो मैं आपसे कहता हूं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम्स, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू 20 है, मान लो। ठीक है? तो अगर आपसे पूछे कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू व्हाट, अगर रिलेटिव परमिटिविटी 20 है और फोर्स इन एयर बिटवीन द टू चार्जेस इज 100, तो व्हाट विल बी द फोर्स इन द मीडियम बिटवीन द सेम टू चार्जेस? तो अगर as long as the charges are same, as long as the distance between the charges is also same, तो हम simply force in air to the force in medium के रेशियो को क्या लिख सकते हैं? तो we can write it as relative permittivity। ठीक है सर? तो हम फोर्स इन मीडियम को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज फोर्स इन एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। और फोर्स इन एयर इज 100 डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी इज 20, तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, नोट करिए जल्दी से। ये 1 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको 12th में पूछा जाए। वेरी गुड शिवांग। चलो, लेट्स start discussing question based on this. So now we know how to write the Coulomb's law in a scalar form obviously. इस पे थोड़े से एक दो क्वेश्चन कर लो, उसके बाद फिर हम वेक्टर फॉर्म पे डिस्कशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जस्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, मैं एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, अगर आपसे कोई मीडियम डिफाइन नहीं करें, इफ मीडियम इज नॉट डिफाइंड, तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर मीडियम डिफाइंड नहीं किया गया है तो ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट कि आपका जो मीडियम है वो एयर है। अगर मैं स्पेशली मीडियम डिफाइन कर दूं तो फिर मीडियम एयर नहीं होगा, फिर जो मीडियम मैंने बोला वो होगा। बट अगर मैंने कुछ भी नहीं बोला तो मीडियम विल बी एयर। तो सर मेरा क्वेश्चन ये कि दो चार्जेस है, एक Q1 है और एक दूसरा चार्ज है Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। आई एम गिविंग यू सम वैल्यूज। Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू -4 माइक्रोकूलम। ठीक है? एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ऑब्वियसली मैंने मीडियम का कोई नाम नहीं लिया है, आई डिडंट से एनीथिंग अबाउट द मीडियम। इसका मतलब मीडियम कौन है? तो मीडियम इज आइदर एयर और वैक्यूम। ठीक है? और उसकी k की वैल्यू आपको पता है। प्लीज हरी अप, गिव मी आंसर फॉर दिस।
अनुभव का आंसर आ गया। चलो वो देख लेंगे कि वो राइट है रॉन्ग है, वो तो देखेंगे। हर्षित का भी आंसर आ गया। Who else? I've got two answers, one from Anubhav, another one from Harshit. Now I have got from Sevang. Okay, ठीक है, आपका भी आंसर आ गया। मानस एंड यशवर्धन, देख लो कितना आंसर आ रहा है बेटा। मानस एंड यशवर्धन, चलो मानस हैज लिफ्ट। सो चलो हम लोग मिलकर करते हैं। दैट इज माइक्रो कूलम। ये जो यू सी जैसा लिखा हुआ है, ये इट इज नॉट यू, इट इज म्यू। म्यू मतलब माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 कूलम। आपको पता है SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 कूलम। तो देखो चार्ज को पहले तो आप कूलम में कन्वर्ट कर लो। You will write 2 microcoulomb as equal to 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, and Q2 will be written as equal to minus 4 into 10 to the power minus 6 coulomb. Similarly, आप distance को भी convert करेंगे in meters और आप लिखेंगे 20 into 10 to the power minus 2 meter, या इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 10 to the power minus 1 meter. अच्छा, why did you change all the units in SI unit? तो रीजन ये है कि सर ये जो k की वैल्यू आपने लिखा था 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी भी यूनिट SI यूनिट में। तो अगर आप चार्ज की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट SI यूनिट में लोगे तभी आप इस k की वैल्यू को यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो इसीलिए हमने सबसे पहला काम क्या करना है, वी जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग इन SI यूनिट। अब फोर्स की वैल्यू लिख लो, so that will be equal to 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power minus 6। ये दूसरा वाला चार्ज निगेटिव है, बट मैंने आपसे बोला है कि we just have to take the magnitude of the charge, so it will be 4 into 10 to the power minus 6 divided by 2 into 10 to the power minus 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हो गया 72 into 10 to the power minus of 3 divided by 2 का स्क्वायर इज 4 into 10 to the power minus 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया सर? ये हो जाएगा 36 divided by 2 18 into 10 to the power minus of 1। ठीक है, न्यूटन। अब देख लीजिए आप में से किसका आंसर सही था। Yes, this 18 into 10 to the power minus 1 Newton can also be written as 1.8 Newton। तो आप अपने आंसर मैच कर लो, किसका आंसर सही था देखो। वन पॉइंट ए सेवांग का सही है, हर्षित का भी सही है। हर्षित माइनस में आंसर नहीं आएगा। अनुभव 18 into 10 to the power 7 कैसे हो गया वो देख लो जरा, आप कहाँ पर गलती कर गए हो। तो मैंने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं करा था। हाँ, तो ये गलती हो गई। तो ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू SI यूनिट, देन ओनली यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ as 9 into 10 to the power 9। Okay, moving on to the next question। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद उसका स्टेटमेंट लिखूंगा। देखिए क्वेश्चन ये है, पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी लिखना नहीं, अभी सुनना। आपसे बोला गया कि दिस इज वन ऑफ द बॉडी, दिस इज वन ऑफ बॉडी A and this is another identical body B. Both are identical bodies। अभी सिर्फ सुनो, I will write the statement of the question, but just listen to it first। Okay, we have two bodies, one is A and another body is B, and both the bodies are identical, they are of same size। इस पे चार्ज मान लीजिए 2q है और इस पे चार्ज q है, and they have been separated by a distance of d।
ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने क्या किया, ए और बी विच इज आइडेंटिकल इन साइज, इन दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा फॉर सम टाइम, ठीक है, और उसके बाद वी सेपरेटेड दिस ए एंड बी अगेन। मतलब हमने क्या किया, आई राइट द होल स्टेटमेंट, पहले सिर्फ सुनो। ए और बी को हमने कांटेक्ट में रखा फॉर सम टाइम, उसके बाद वी सेपरेटेड ए एंड बी अगेन। अब ए और बी को कांटेक्ट में रखने के बाद हमने इसको सेपरेट किया टू द सेम डिस्टेंस डी, मान लो। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस केस में और इस वाले केस में कांटेक्ट में रखने से पहले और कांटेक्ट में रखने के बाद, ये जो दो केसेस बन रहे हैं, इन दोनों केसेस में फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज का रेशियो बता। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। अब मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप स्टेटमेंट नोट करें, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। टू आइडेंटिकल बॉडीज A and B having charges 2q and q are separated by distance t। नहीं शिवांग, ये आंसर नहीं आएगा। 8:9, let me check Shivangi. Now A and B are kept in contact for some time and then separated to same distance d. Find the ratio of forces in both situations. दोनों सिचुएशन में you have to find out the ratio of forces. कि पहले जब they were not kept in contact and after they kept in contact and then again separated by distance, तो इन दोनों केस में जो ratio of forces है that we have to find out. तो अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। 2:1 इज आंसर फ्रॉम हर्षित। लेट मी चेक हर्षित। देखो, व्हेन दे वर नॉट केप्ट इन कांटेक्ट, इनिशियल सिचुएशन ये है कि ये ए है और ये बी है, ए और बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। इस पे चार्ज 2q, इस पे चार्ज q। तो अगर मैं इस केस का फोर्स लिखूं, लेट मी कॉल दिस फोर्स एज F1, तो इस केस में मैं फोर्स लिख सकता हूँ 2kq² डिवाइडेड बाय d²। Right? This will be the force. This is the first force between the two bodies when they were separated by distance d. अब आपसे कहता है कि दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा। तो देखो बेटा, कांटेक्ट में रखने से होता क्या है, पहले तो इस बात को समझो। एंड बोथ आर आइडेंटिकल बॉडीज। अच्छा बेटे, मुझे एक बात बताओ, क्या चार्जेस ऑन बोथ द बॉडीज आर सेम? Is the charge on both the bodies are same? No, obviously not. इन दोनों बॉडी पे चार्जेस सेम नहीं है। तो होगा क्या कि जैसे ही आप इन दोनों को कांटेक्ट में रखोगे, चार्ज फ्रॉम वन बॉडी विल फ्लो टू द अनदर बॉडी एंड दिस विल हैपन टिल द चार्ज ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम्स इक्वल। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी दो बॉडीज हो विद डिफरेंट चार्जेस, तो जब भी उसको आप कांटेक्ट में रखेंगे तो चार्ज फ्रॉम वन बॉडी विल फ्लो टू द अनदर बॉडी, तब तक जब तक दोनों के चार्जेस इक्वल नहीं हो जाते। तो आप देखो, जब आपने इसको सेपरेट किया ना, तो इस पे चार्ज और इस पे चार्ज इक्वल हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट चार्ज? तो इट विल बी द सम ऑफ टू चार्जेस डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर भी सम ऑफ टू चार्जेस डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2q प्लस ऑफ q, 2q प्लस ऑफ q एंड 2q प्लस ऑफ q डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच बॉडी। और इन दोनों को आपने कितने सेपरेशन पे फिर से प्लेस कर दिया, d पर। तो नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा, F2 विल बी इक्वल टू, अब इस पे चार्ज कितना हो गया, 2q प्लस q becomes equal to 3q divided by 2। इसका मतलब k into 3q upon 2 into 3q upon 2 divided by d का स्क्वायर। ये तो लिखेंगे आप, यहां तक नोट करिए सर।
डन सर। हाँ शिवांग, तुमने तो पहले ही कर लिया था, बाकी उनको कर लेने दो एक बार। मानस एंड अनुभव नोट कर लेना तो बताना बच्चे। डन सर। ओके, तो ये वाला पार्ट इधर कर लेते हैं। तो ये वाला जो फोर्स होगा ये कितना हो जाएगा, 9 k² अपॉन 4d²। इसका मतलब F2 विल बी इक्वल टू 9 k² अपॉन 4d²। आप कुछ नहीं करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, F1 अपॉन F2। F1 हमारा कितना था, जो दैट वाज इक्वल टू 2k² डिवाइडेड बाय d² मल्टीप्लाइड बाय 4d² डिवाइडेड बाय 9k²। तो अब आपको पता चल गया कि क्या रेशियो आएगा, दैट इज 8/9 और 8:9। वेरी गुड शिवांग, आपने ये बिल्कुल आंसर सबसे पहले बताया था और सबसे सही बताया था। उसके बाद हर्षित डिड इट करें। ओके, नोट कर लिया हो तो ऐसा एक और क्वेश्चन ले लूं। Can I take another question, please? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'm taking one more question. Two identical bodies. अब इस क्वेश्चन को आपको खुद समझना है और खुद सॉल्व करना है। Two identical bodies A and B having equal charges Q. Sir. हाँ बोलो। अगर बॉडीज आइडेंटिकल नहीं होगी तो क्या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? अगर ये आइडेंटिकल नहीं होती तो चार्ज हायर से लोअर में फ्लो करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर वहां पर पोटेंशियल का रोल आ जाएगा, और पोटेंशियल का रोल अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं ऐसा कोई चांस नहीं ले रहा हूँ। मैं बॉडी को आइडेंटिकल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर बॉडी आइडेंटिकल होती है तो उसका पोटेंशियल सिर्फ उसके चार्ज पर डिपेंड करता है। तो मोर इज द चार्ज, मोर विल बी पोटेंशियल, लेस इज द चार्ज, लेस विल बी द पोटेंशियल। डिड यू अंडरस्टैंड हर्षित? यस सर। The two identical bodies A and B having equal charges Q are separated by D. Now, a third identical body C is first kept in contact with A and then with B separately and removed. If A and B are again kept at same separation, find ratio of forces. Try it. Try to solve this question. सर जी सर रेशियो फोर्सेस पहले सी से कांटेक्ट लगाने से पहले वाला और सी से कांटेक्ट लगाने के बाद ए और बी के बीच का फोर्स का रेशियो निकालना है। हाँ, ओके सर। जब ए और बी सिंपली ऐसे रखे हुए थे तब का फोर्स, और जब आपने सी को ए और बी के कांटेक्ट में रख के फिर अलग सी को फाइनली हटा दिया और ए और बी को फिर से उसी डिस्टेंस पे रखा, तब का फोर्स, उन दोनों का रेशियो था। Manas is saying 3:8. Okay, Manas, we will check. Harshit का आंसर है 4:9. Manas का आंसर है 3:8. Anybody else? Because these two answer is not matching.
सर सी अनचार्ज थी ना पहले। C was initially uncharged, yes. Before keeping in contact with A, C was uncharged. यशवर्धन का आंसर है 1:4. सेवन का आंसर है 7. What is your answer? Just let me check. Your answer is 16:9. मतलब 4:3. 16 नहीं 16:9. चलो let me check. सर पहला वाला तो सबने फाइंड कर लिया होगा कि when A and B are simply kept at this distance of D. तो इस इंस्टेंट पे इस बारी अभी इसका जो फोर्स लिखेंगे आप, इसका फोर्स क्या लिखेंगे? तो सिंपली kq² डिवाइडेड बाय d². दिस इज द फोर्स. अब दूसरा वाला पोर्शन समझो. उस पोर्शन को समझने में हो सकता है आपने कुछ ज्यादा जल्दी कर दी हो. ये A को पहले हमने C के कांटेक्ट में रखा. A पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज 0 है. तो जब आप A और C को आप सेपरेट करोगे ना, सेपरेट करोगे तो A और C पे चार्ज कितना कितना हो जाएगा? Q + 0 डिवाइडेड बाय 2. इस पे भी चार्ज Q/2 आ जाएगा और इस पे भी चार्ज Q/2 आ जाएगा. इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड. अब ये जब C अब चार्ज हो गया ना, C इज नाउ चार्ज, तो अब इस C को हमने किसके कांटेक्ट में रखा है? B के साथ. B पे चार्ज कितना है? Q. और इस पे चार्ज अब कितना है? Q/2. जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो B पे भी चार्ज चेंज हो जाएगा और C पे भी एक नया चार्ज आ जाएगा. एंड दैट विल बी इक्वल टू Q + Q/2 डिवाइडेड बाय 2. तो ये वैल्यू आएगी 3Q/4 और इस पे भी आ जाएगा 3Q/4. क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन में कहता है कि नाउ फाइनली वी हैव सेपरेटेड और वी हैव रिमूव्ड दिस C and A and B are again kept at the same distance of D. This body is A. तो A पे कितना चार्ज है? Q/2. और B पे अब कितना चार्ज हो गया? 3Q/4. तो F2 की वैल्यू क्या आएगी? F2 की वैल्यू आएगी kQ/2 3Q/4 डिवाइडेड बाय D². क्लियर हो गई बात? तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3kq² अपॉन 8D². राइट? किसी को कोई इशू है तो प्लीज पूछिए. तो F1 अपॉन F2 कर लीजिए आप. तो क्या हो जाएगा बच्चों? F1 अपॉन F2 kq² अपॉन D² मल्टीप्लाइड बाय 8D² डिवाइडेड बाय 3kq². This cancels out by this. This cancels out by this. The answer is 8/3 or 8:3. Is it clear to all? Please tell me. हर्षित समझ आ गया ये वाला? यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि वेक्टर के बेसिक चीजें आप पढ़ के रखिएगा. व्हाट इज यूनिट वेक्टर, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, हाउ डू वी ऐड वेक्टर, हाउ डू वी रिजॉल्व वेक्टर. ये चीजें अगर आपको याद नहीं हो तो एक बार जरा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास ज्यादा आसानी से समझ में आए. बेटा यहाँ तक सबने नोट कर लिया? यस सर। ओके, तो आप यहाँ तक नोट कर लिया. तो रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू Thank सर। you, sir. Bye, sir. वेलकम. बाय बाय एवरीवन.